हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज़ बडी। स्टडीज़ बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये NWDA के LDC, UDC और स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए छठा प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आपने बाकी के 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, लिंक उसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अब आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है। 1 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेट 6 की। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश कौन सा है। तो 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए जो फोकस देश है वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश को फोकस देश की श्रेणी में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि 21 मार्च 2021 को UAE में अल एन में 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो यहाँ पे पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो हैं वो हमारे सिंहराज हैं। ठीक है, सिंहराज को ध्यान में रखिएगा। सिंहराज ने 21 मार्च 2021 को UAE में अल एन में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ये। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सार्थक पहल के लिए सही उत्तर चुने। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दिए गए हैं ऑप्शंस, उसमें से आपको सही चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पहला देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2021 को सार्थक की पहल की। दूसरा देख सकते हैं कि सार्थक का अर्थ गुणवत्ता शिक्षा के माध्यम से छात्र और शिक्षक समग्र उन्नति। और तीसरा है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन की 70वीं वर्षगांठ में अमृत महोत्सव तक जाने के लिए उत्सव के हिस्से के रूप में प्रकाशित हुआ था। और चौथा है आपका कि इसे नेप 1986 के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। तो देखिए, इनमें से सारे जो है गलत है, केवल दूसरा सही है। सार्थक का अर्थ जो है सार्थक ऐप लॉन्च करने का अर्थ जो है या फिर जो इसका उद्देश्य है वो होता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षक समग्र उन्नति हो। ये जो है सार्थक ऐप का जो है उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का अभियान विषय है। तो देखिए, विषय हमेशा आपसे थीम पूछा जाता है। विषय का मतलब हो रहा है थीम, ठीक ना। थीम आपसे हमेशा पूछा जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 2021 में मनाया गया, उसका थीम क्या था। तो इसका थीम था चूज टू चैलेंज। ठीक है, चूज टू चैलेंज इसका थीम था। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं, संरक्षण के लिए मराठों के स्वराज्य दावे को क्या कहा जाता है। तो मराठों के स्वराज्य दावे को कहा जाता है चौथ। ठीक है, चौथ आप लोग ध्यान रखिएगा। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने इबोला प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। तो इबोला प्रकोप की समाप्ति की घोषणा किस देश ने की है। तो ये की है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं। तो मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है दोस्तों। तो ये क्षोभ मंडल में होती है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत में सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। ठीक है, अरावली जो है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नवा क्वेश्चन देख सकते हैं। नवा क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल को 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, 2021 का कलिंग रत्न पुरस्कार जो है वो मिला है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को मिला है। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि उन्हें आमतौर पर लोकमान्य के रूप में जाना जाता था। उन्होंने इंडिया में होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में स्थापना और सेवा की। वह अखबारों केसरी और द महराता से जुड़े थे। वो कौन थे दोस्तों। तो वो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्हें जो है लोकमान्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लोकमान्य के रूप में जाना जाता है। उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी और अध्यक्ष भी थे, और अखबार में जैसे केसरी और द महरदाता के से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका कि जून 2021 में लिस्बन में मीटिंग सीडे डी लिस्बोआ में भाला फेंकने में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे
वीडियो बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा आप लोग। तो देखिए इसमें जो है नीरज चोपड़ा ने जीता है, ठीक है। नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंकने में स्वर्ण पदक जीते हैं, कहाँ, लिस्बन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये 1972 में लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा 1972, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, ये आपका 61वां संविधान संशोधन था, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन में जो मतदान की आयु 21 वर्ष थी उसको घटा के 18 वर्ष किया गया था, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीकू का सबसे अधिक उत्पादक माना जाता है। तो चीकू जो है खाने वाला फल होता है, उसका सबसे सर्वाधिक उत्पादक देश जो राज्य है वो है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक जो है सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। और 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में खबरों में प्रदर्शित या उल्लेखित सेगा पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो देखिए सेगा पोर्टल का उद्देश्य है बुजुर्ग व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए एक ऐप, ठीक है। सेगा पोर्टल जो है बुजुर्ग व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए इसका उद्देश्य है, ठीक है। गाइस ये जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, टूटे फूटे जैसे भी मैंने कराए, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलते हैं अब कंप्यूटर के क्वेश्चंस की ओर। कंप्यूटर के 15 भी क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, तो आइए। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी के निम्नलिखित आकारों पर विचार करें और सही आरोही क्रम में चुनिए। तो देखिए यहाँ पे आप सभी लोगों को पता होगा, पहले केबी होता है, उसके बाद एमबी होता है, उसके बाद जीबी होता है, उसके बाद टीबी होता है, ठीक है। तो पहले केबी होता है, फिर एमबी होता है, उसके बाद जीबी होता है, उसके बाद लास्ट में टीबी यानी कि टेराबाइट होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक उपकरण जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। डिजिटल जो सिग्नल होता है उसे एनालॉग सिग्नल में कौन सा उपकरण जो है परिवर्तित करता है, तो वो मॉडेम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा मॉडेम। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा सेवा प्रदाता का नाम बदलकर outlook.com कर दिया गया है। तो outlook.com किसका नाम बदल के कर दिया गया है, तो हॉटमेल जो था, हॉटमेल उसका outlook.com नाम कर दिया गया है, ठीक है। तो हॉटमेल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और बोला जा रहा है कि MS पावर पॉइंट में, MS PPT कहने का मतलब पावर पॉइंट में स्वचालित क्लिप आर्ट एक विशेषता है जो खाली स्थान में है। तो जो उसमें से किस में है दोस्तों, तो देखिए बोला जा रहा है कि स्वचालित रूप से आपकी प्रस्तुति में क्लिप आर्ट रखता है, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक स्लाइड पर आपके शब्द में गलत वर्तनी के लिए आपकी प्रस्तुति जांच करता है, ये भी सही है। वर्ड्स आर्ट्स ऑब्जेक्ट्स में गलत वर्तनी के लिए आपका प्रस्तुति की जांच करता है, तो ये भी सही है, यानी कि सभी सही है इसमें से, ठीक है दोस्तों, इनमें सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में पी-रोम का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्राप्त ईमेल पर निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो प्राप्त ईमेल पे जो है अटैचमेंट जोड़ना जो है वो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। प्राप्त ईमेल जो है, जो ईमेल हमने रिसीव किया है उसमें हम अटैचमेंट नहीं जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में स्कैनर ही बदल सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि लिंक्स किसका एक उदाहरण है। तो लिंक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। लिंक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है। तो इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो ये जो है नाम बॉक्स वो जो है दिखाता है आपका MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं आगे। 10वां क्वेश्चन है कि CD-ROM क्या है। तो देखिए CD-ROM जो है एक तरह का सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। CD-ROM क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक नेटवर्क में नोड की भौतिक
और तार्किक व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टोपोलॉजी, ठीक है, टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि सबसे पहले गणना करने वाले उपकरण कौन सा था? ठीक है, कौन सा था सबसे पहला गणना करने वाला उपकरण? तो सबसे पहला गणना करने वाला उपकरण जो था वो अबेकस था, ध्यान रखिएगा। और पी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पी रोम का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है पी रोम का पूर्ण रूप होता है। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक स्टोरेज उपकरण का उदाहरण क्या है? तो मैग्नेटिक स्टोरेज उपकरण का उदाहरण जो है वो है हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि एमएस वर्ड में आप एक पेज ब्रेक खाली स्थान से कर सकते हैं। किस कुंजी से आप जो है किस तरह से एक पेज ब्रेक कर सकते हैं एमएस वर्ड में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अपने कर्सर को उपयुक्त स्थान पर रखें और कंट्रोल प्लस इंटर दबाएंगे तो आप जो है पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो गाइस, ये कंप्यूटर के आपके 15 क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब बढ़ते हैं मैथ के 15 क्वेश्चंस की ओर। तो मैथ के 15 क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, सॉरी मैथ के 10 क्वेश्चंस और उसके बाद रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स मैथ का यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक चिड़ियाघर में रविवार को औसतन 500 और अन्य दिनों में 200 पर्यटक आते हैं। रविवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन पर्यटकों की औसत संख्या क्या है? तो देखिए, प्रतिदिन का औसत संख्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि रविवार को जो है 500 आते हैं, ठीक है, और बाकी दिन 200 पर्यटक आते हैं। और ये जो महीना है वो रविवार से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, कोई भी महीना जब रविवार से स्टार्ट होता है, यानी कि आपका 1 तारीख को जब संडे पड़ेगा तो उस महीने में 5 रविवार पड़ेंगे, ठीक है। तो 5 रविवार में आपके 500 पर्यटक आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने पर्यटक हो गए? 2500 पर्यटक हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि अन्य दिनों में 200 पर्यटक आते हैं। अन्य दिनों में 200 पर्यटक आते हैं। तो देखिए, 5 दिन तो हमारा अन्य दिन, 5 दिन तो हमारा संडे पड़ गया, तो अन्य कितने दिन पड़े? अन्य हमारा 25 दिन बचे हैं। तो 25 दिन जो है 200 पर्यटक आते हैं। तो ये 5000 हो गया। यानी कि पूरे महीने में 30 दिनों में टोटल पर्यटक कितने आते हैं? 500 और 2500 और 5000 अगर जोड़ देंगे तो 7500 जो है हमारे पर्यटक पूरे 30 दिन में आते हैं। तो अब पूछा क्या जा रहा है कि प्रतिदिन कितने पर्यटकों की औसत संख्या है। औसत संख्या पूछा जा रहा है एक दिन का। तो देखिए, 30 दिनों में टोटल 7500 आ रहे हैं, तो एक दिन में कितना आएंगे? तो 30 से इसमें भाग दे लेंगे, काट लेंगे। तो यहाँ पे 250 जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 250 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग इसे बना सकते हैं तो बना के हमें आंसर कमेंट कीजिए। ऐसे मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 200 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 210 रुपए है। तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन इजी हो जाता अगर यहाँ पे हमें आर पता होता, यानी कि रेट पता होता, लेकिन हमें रेट पता नहीं है। इसलिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं सीखे होंगे तो उसे सीख भी सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जब दो राशियाँ, दो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया गया है और साधारण ब्याज भी दिया गया है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इनका अंतर निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल सकते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा? 10। हमने अंतर क्यों निकाला? क्योंकि हमें आर निकालना है और आर निकालने का सूत्र हमें क्या से निकला मिलता है? तो हमें जो है इसके अंतर से मिलता है। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है डी, यानी कि डिफरेंस इक्वल टू एस आई, जो सिंपल इंटरेस्ट, बटा में 200 गुना आर, ठीक है। जब भी कहे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हो और उस अगर आपको आर ना पता हो तो चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज घटा लीजिए और वहां से आपको क्या निकल जाएगा? अंतर निकल जाएगा, यानी कि डी निकल जाएगा। और साधारण ब्याज ऊपर में रख लीजिएगा, नीचे 200 और गुना में आर कर लीजिएगा। यहाँ से क्या निकलेगा? आपका आर निकल जाएगा। डी कितना है? 10 है। साधारण ब्याज कितना है? 200 है। बटा में 200 करना है आपको और गुना में आर करना है। तो 200 से 200 कट गया, यानी कि आर इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों? आर इक्वल टू आ गया 10%, ठीक है। यहाँ से हमें आर निकल गया 10%। आगे पूछा जा रहा है कि राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें आर तो निकल गया, और हमें करना क्या है? मूलधन निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए, हमारा सिंपल जो सूत्र होता है एस आई बराबर
SI बराबर P/R/T/100, हम इसी पे सिंपल रख लेंगे। तो SI हमारा कितना दिया हुआ है, 200 रुपये दिया गया है। P हमें निकालना है, R हमारा 10% हो गया, T हमें 2 वर्ष का दिया गया है समय, बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, और इसे काट लेंगे 200 से, 200 को 2 से, तो ये 100 हो जाएगा। यानी कि P इक्वल टू कितना आ गया, 100 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 1000 हमारा जो है प्रिंसिपल निकल गया। यानी कि मूलधन हमारा कितना निकल गया दोस्तों, 1000 रुपये निकल गया। यानी कि राशि हमारी कितनी निकल गई, 1000 रुपये निकल गई। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और ये ट्रिक भी आपको अच्छा लगा होगा, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है। यदि वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। बोला क्या जा रहा है कि एक वृत्त है और एक वर्ग है, ठीक है, एक वृत्त है और एक वर्ग है आपका, और आगे बोला जा रहा है कि वर्ग का जो परिमाप है वो वृत्त की परिधि के बराबर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है, 4 इंटू साइड होता है, और यहाँ पे ये जो है बराबर है 2πr, यानी कि वृत्त की परिधि के। तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम परिधि निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें जो है वृत्त की त्रिज्या पता है 14 सेंटीमीटर दिया गया है, 14 मीटर सॉरी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 2 गुना 22/7 इंटू 14 कर लेंगे, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये 22 दूना 44 दूना 88 जो है हमारा निकल के आ गया वृत्त की परिधि। तो ये 4a जो है यहाँ पे है बराबर में 88 आ गया 2200 का। तो यहाँ पे हम काट लेंगे अगर, तो हमारा भुजा कितना आ गया, 22 मीटर आ गया भुजा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 22 मीटर आ गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे वर्ग की भुजा कितना आ गया, 22 मीटर आ गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी भी था, आप लोग आसानी से कर लेते, इसको कोई दिक्कत नहीं था इसको करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं तो कीजिए, कमेंट में आंसर बताइए। और ऐसे ही ये क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी शॉर्ट बताऊंगा, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, जो आपको समझने में भी आसानी होगी। बोला जा रहा है कि 50 मजदूर 25 दिनों में एक इमारत बना सकते हैं, 10 दिन बाद 20 मजदूर काम छोड़ देते हैं। अब मजदूरों के काम छोड़ने के बाद इमारत को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी लंबे चौड़े बनते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। देखिए बोला क्या जा रहा है आपसे, 50 मजदूर 25 दिनों में एक इमारत बना सकते हैं, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं 50 में 25 से गुना करके। तो 50 में 25 से अगर हम गुना करेंगे तो 1250 हमारा क्या निकल गया, टोटल वर्क निकल के आ गया दोस्तों, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है आगे कि 10 दिन बाद 20 मजदूर काम छोड़ देते हैं। तो लेकिन ये यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि 10 दिन बाद बोल रहा है कि 20 मजदूर काम छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन इन 50 मजदूरों ने 10 दिनों तक तो काम किया था ना, तो ये पहले इनका निकाल लेते हैं कि 50 मजदूरों ने 10 दिनों तक कितना कार्य किया। तो टोटल 500 कार्य किया, इनका पूरा कार्य इतना है। अगर ये टोटल दिन कार्य करेंगे 50 मजदूर जो 25 दिनों तक कार्य करेंगे तो इतना कार्य करेंगे, और इन्होंने अभी 10 कार्य किए, 10 दिन ही कार्य किए हैं, तो इन्होंने 500 कार्य किया है, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि अब मजदूरों के काम छोड़ने के बाद इमारत को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें से अगर हम 25 दिनों में से, ये 25 दिन में से 10 दिनों ने इन्होंने किया है, ठीक है, तो इसके बाद बचे कितने, मान लीजिए यहाँ पे कि बोला जा रहा है कि 50 मजदूरों में से 20 मजदूरों ने काम छोड़ दिया, तो 30 मजदूर बचे हैं। 30 मजदूर जो बचे हैं अब वही काम करेंगे ना, तो 30 मजदूर अब कितना कार्य करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 50 मजदूर जो थे 25 दिनों का कार्य था, इतना टोटल कार्य था, उसमें से 10 दिन उन्होंने कार्य किया, तो टोटल अब कार्य इन्होंने 500 कर दिया, तो कार्य बचा कितना है, तो अब 750 कार्य बचा है, जो जो किसे करना है, तो अब इन 30 मजदूरों को ये 750 कार्य करना है, ठीक है। तो अब इन क्या करेंगे, इसमें भाग दे लेंगे, 30 से काट लेंगे, तो ये 25 दिनों में जो है पूरा कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा 25 दिनों में जो है पूरा कर लेंगे इस कार्य को, तो 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। बोला जा रहा है कि एक बगीचे में 600 पौधे हैं, सॉरी 6000 पौधे हैं, 6% पौधे आम के हैं और 3% सेब के हैं, तो अन्य पौधों की कुल संख्या। तो देखिए 6000 टोटल पौधे हैं, इनमें से 6 और 3 9% जो है आम और सेब के पौधे हैं, तो बचे कितने, बचे 91%।
तो 91% जो है अन्य है, तो काट लेते हैं। तो 60 में अगर 91 से गुना कर लेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा 5460। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे एक और अच्छे क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है को 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु बनाने के लिए पिघलाया जाता है, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब भी पिघलाया जाता है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इनका जो आयतन होता है दोनों का वो समान होता है। यानी कि बेलन का आयतन और शंकु का आयतन दोनों क्या होगा, समान होगा। ठीक है, जब भी पिघलाकर नया बर्तन बनाया जाता है, नया कुछ भी बनाया जाता है, तो इनका क्या समान होता है, आयतन समान होता है। तो यहाँ पे बेलन का अगर हम आयतन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यहाँ पे अगर हम शंकु के आयतन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने छोटा आर लिया है और यहाँ पे बड़ा आर लिया है। ठीक है, ताकि हमें डिफरेंस पता चल सके। और हमें निकालना क्या है, बड़ा आर जो है इसकी त्रिज्या निकालनी है शंकु की। ठीक है, तो बड़े आर निकालना है। तो यहाँ से पाई तो आसानी से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुना 4 हो जाएगा। और एच कितना दिया है, एच दिया है 6। ठीक है, आगे 1/3 और आर बड़ा आर यहाँ पे हमें फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रखते हैं। और एच हमारा कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 2 से तो 2 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 6 48, 48 गुना 3 इक्वल टू हमारा बड़ा आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर है इधर है, स्क्वायर है इधर जाएगा, रूट में जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 12 जो है हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर जो है हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी शंकु की, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी के पास 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट समान संख्या में है। ठीक है, तो जिसका मूल्य जो है 385 रुपए है, तो नोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात, दिमाग लगाने वाली बात यह है कि ये बोल रहा है कि नोट जो है समान संख्या में है, यानी कि उनका अनुपात जो है बराबर होगा, यानी कि 1:1 के रेशियो में होंगे। ठीक है, तो हम ऐसे अगर रेशियो हटाना चाहते हैं तो हम सब में क्या लगाएंगे, एक्स लगाएंगे। मान लेंगे कि अनुपातों में क्या शामिल है, एक्स शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमेशा की तरह क्या करते हैं, इन्हें जो है ये संख्या है, ये क्या है, संख्या है, नोटों की क्या है, संख्या है। तो इन्हें जो है रुपए में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे रुपए में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। तो 5 5 बोल रहा है कि 5 रुपए, तो यहाँ पे 5 से गुना कर लेंगे। फिर बोल रहा है 10 रुपए, तो यहाँ पे 10 से गुना कर लेंगे, और इसमें 20 रुपए यानी कि 20 से गुना कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और प्लस में 10x हो जाएगा, और प्लस में 20x। ये क्या हो गए, 5x 10x 20x क्या है, रुपए हैं। ठीक है, तो इनको अगर जोड़ दिया जाए, तीनों नोटों के रुपए को जोड़ दिया जाए, तो टोटल 385 रुपए हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम इन्हें ऐड कर लेते हैं तो 20 10 30 और 5 35, एक्स इक्वल टू हमारे हो जाएंगे 385। ठीक है, तो 35 एक्स इक्वल टू हमारा 385 हो गया। 385 को अगर हम काट लेते हैं 35 से, तो 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 11 बार में कट गया, तो हमारा एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे हमारा 11 आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स इक्वल टू 11, यहाँ पे भी एक्स इक्वल टू 11। तो टोटल नोटों की संख्या कितनी हो गई, 5 रुपए के नोटों की संख्या 11, 10 रुपए के नोटों की संख्या 11 और 20 रुपए की नोटों की संख्या 11, यानी कि 11 + 11 + 11, 11 11 22 और 11 33, 33 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। टोटल नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 33 हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि बोल रहा है कि जब 37 × 43 गुना 51 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगी। तो देखिए आपने डिवाइडर थ्योरम पढ़ा होगा, उसे हम किस रूप में लिखते हैं, ax + b के रूप में लिखते हैं। यानी कि ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, और ये क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम 37 को क्या लिख सकते हैं, 37 को क्या लिख सकते हैं, 37 को लिख सकते हैं कि 5 × 7 और प्लस में 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से 43 को क्या लिख सकते हैं, 43 को लिख सकते हैं 6 × 7 और प्लस में 1, 7 6 42 और 1 43। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और 51 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 और प्लस 2।
तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितने आ रहे हैं, रिमाइंडर आ रहा है इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 2। क्योंकि ये सारे गुना में है इसलिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर्स का गुना कर देंगे। तो 2 एकम 2 दूना 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, इसमें 4 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 4 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि राम एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 52,500 रुपए हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये काफी आसान क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। हानि होता है तो किस पे होता है दोस्तों, तो वो होता है क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य मान लिया हम कि 1 है, उसमें 25% की हानि हुई, यानी कि इसका 75% जो है, क्रय मूल्य का 75% जो है वो 52,500 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, 25 या 75 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। इसे काट लेंगे हम, 3 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 175 बार में जाएगा, 175 बार में जाएगा। और यहाँ पे 4 से अगर गुना कर लेते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70,000 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 70,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है ये है कि बोला जा रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। 7:5 क्या है दोस्तों, लड़कों और लड़कियों का अनुपात है, बॉय गर्ल का। ठीक है, बोला जा रहा है कि कितनी लड़कियों को स्कूल में शामिल होना चाहिए ताकि लड़कों से लड़कियों का अनुपात जो है 1:1 में हो जाए, यानी कि बराबर हो जाए। ठीक है, तो बोल रहा है कि दिया गया है अब स्कूल में कुल संख्या जो है 720 है, यानी कि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 720 है। तो हम मान लेते हैं कि लड़के 7x हैं और ये 5x हैं, तो 7 5 12, x इक्वल टू कितना हो गया, 720, यानी कि 12 छक 72, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, तो यहाँ पे लड़कों और लड़कियों की संख्या निकल जाएगी, ये 7 छक 42, यानी 420 इसमें लड़के हैं और 6 पच्चे 30, 300 जो है लड़कियां हैं। ठीक है, तो देखिए 142 में से 300 को माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा, 142 में से, सॉरी 420 में से 300 को माइनस कर लीजिए, 420 में से 300 को माइनस कर लीजिए तो 120 बचेगा। यानी कि 120 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 420, यानी कि बराबर हो जाएगा 1:1 में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 120 अगर हम लड़कियों को इसमें ला देते हैं स्कूल में तो इनकी जो है लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है बराबर हो जाएगी। तो 120 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो लड़के के टोटल कितने थे, 420 थे, और लड़कियां कितने, लड़के 420 थे और लड़कियां कितनी थी, 300 थी। तो इसमें 120 लड़कियां और आ जाएंगी तो 420 दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 1:1 में हो जाएंगे, इसलिए 120 आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैथ के 10 क्वेश्चंस जो हैं वो समाप्त होते हैं। अब बढ़ते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। वैसे रीजनिंग का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मीटर जिस तरह से संबंधित है लंबाई से, उसी तरह से सेकेंड किससे संबंधित है। तो सेकेंड जो है दोस्तों वो समय से संबंधित है, आप सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में बेड को, यानी कि बी को डबल ए, ई को डबल जी और बी डी को डबल ई के रूप में लिखा जाता है, तो मैट को यानी कि MAT को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए बी को क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाता है, यानी कि डबल ए लिखा जाता है। तो एक क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। उसी तरह से अगर एम हमारा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो हमारा एल के बाद एम आता है, यानी कि डबल एल हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक कम करेंगे तो एल के बाद एम आता है, डबल ए। उसके बाद देखिए ई के बाद क्या आता है, एफ और जी, यानी कि यहाँ पे 2 प्लस किया गया है। ठीक है, एफ के बाद 2 प्लस ई के बाद एफ और क्या आता है, फिर जी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद बी और फिर सी आएगा, यानी कि डबल सी यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे डी है, तो डी के बाद क्या किया गया है, एक को एक प्लस किया गया है, डी के बाद ई लिखा गया है। ठीक है, डी के बाद क्या लिखा गया है, ई। उसी तरह से टी है, तो टी के बाद क्या लिखा जाएगा, एक प्लस किया जाएगा तो यू लिखा जाएगा। ठीक है, यू लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डबल एल डबल सी डबल यू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 81,729 दिया गया है, तो 121 किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। देखिए 9 का ये स्क्वायर है और ये 9 का क्यू है, ये 11 का स्क्वायर है, तो 11 का क्यू हमें निकालना होगा। तो 11 का क्यू क्या होगा, मतलब 1331 जो है 11 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 1331 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इसमें से जो है चुनना है आपको। तो देखिए इसमें से जो है बैगनी, नीला, इंडिगो दिया गया है रंग, इसमें आपका जो है
बैगनी, गुलाबी, नीला और इंडिगो रंग दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा गुलाबी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो है प्राथमिक रंग है और गुलाबी जो है अन्य भिन्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने के लायक है। सी का वैल्यू 25 दिया हुआ है। सी का वैल्यू कितना दिया है? 25 दिया हुआ है। तो सी का पहले हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, तो किया क्या गया है कि 3 में 2 जोड़ के इसका स्क्वायर कर दिया गया है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 कर दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से अगर जी है तो जी का वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। तो 7 में अगर हम 2 जोड़ के इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 9 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 81 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको इतना लिखा जाता है, वर्ड को इतना लिखा जाता है, तो टू को कितना लिखा जाएगा? तो देखिए आसान है। टी को क्या लिखा जाता है इसमें दोस्तों? तो टी को 9 लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं टी को 9 लिखा गया है। डब्लू को क्या लिखा जाता है? डब्लू को 8 लिखा जाता है। और ओ को क्या लिखा जाता है? ओ को एंड के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि इसमें भी आपको जो अलग है उसे चयन करना है। तो देखिए अस्पताल, विद्यालय, चिकित्सक और भोजनालय। तो देखिए यहाँ पे अस्पताल भी हो गई, सही चीज है। विद्यालय, भोजनालय सही चीज है। यहाँ पे चिकित्सक जो होता है एक व्यक्ति होता है, इसलिए चिकित्सक जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकित्सक मतलब होता है डॉक्टर। डॉक्टर जो है एक व्यक्ति होता है, या चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री हो, लेकिन वो कोई संस्था नहीं, कोई जगह, मतलब कोई एक जैसे अस्पताल है तो अस्पताल आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। बोला जा रहा है कि यदि नमक जो है चीनी से, नमक चीनी है, चीनी कीचड़ है, कीचड़ चारकोल है, चारकोल पानी है, पानी बिस्तर है और बिस्तर शहद है, तो किसका स्वाद मीठा है? तो मीठा स्वाद किसका होता है दोस्तों? मीठा जो है चीनी का स्वाद होता है। चीनी का स्वाद क्या होता है? मीठा होता है। तो चीनी को क्या लिखा गया है? चीनी को लिखा गया है कि कीचड़ है। तो चीनी को जो है कीचड़ कहा जा रहा है, तो कीचड़ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस तरह से शक्ति वाट से संबंधित है, बल किससे संबंधित है? तो बल जो है न्यूटन से संबंधित हो जाएगा। न्यूटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये भी देख सकते हैं, इसमें भी आपका यादृच्छिक यानी कि मनमना। ठीक है, यादृच्छिक का मतलब है अपनी अपने इच्छा अनुसार जो आपका मन करे, तो मनमना यहाँ पे इसका हो गया। तो आलिशान का अर्थ क्या होता है? तो आलिशान का अर्थ होता है विलासितापूर्ण। ठीक है, आलिशान का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विलासितापूर्ण होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये आज आपका लास्ट सेट था, कल से आपको कोई सेट नहीं मिलेंगे इसके। तो आप लोग अच्छे से सब कुछ रिवीजन करके एग्जाम में जाइएगा। एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आगे आपके और भी कोई अगर एग्जाम होंगे तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उसका भी प्रैक्टिस सेट आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।